नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा और सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। और इसके साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। सेशन को एक बार आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि लाइक कर दीजिएगा। सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार हैं चैनल को क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो बताइएगा पहले प्रश्न का आंसर आप लोगों को करना है। पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इसकी PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो जो है कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर जुड़ें। तो बताइएगा इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गाजियाबाद। अगर आपसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तब तो आप गाजियाबाद आंसर करोगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व के लिए आप क्या आंसर करोगे, तो चलिए जल्दी से बताइएगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो आप ललितपुर आंसर करोगे। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो ललितपुर आंसर करोगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुरादाबाद की अगर हम लोग बात करें तो मुरादाबाद आपको पता है पीतल नगरी, पीतल के बर्तन के लिए, पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है, तो मुरादाबाद पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। लखनऊ की एक बात करेंगे तो लखनऊ का जो चिकन है ना, चिकनकारी जो है तो ये कहाँ की, तो ये लखनऊ की फेमस है, ये भी याद रखिएगा। कानपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कानपुर में आपको क्या होगा, तो कानपुर में आपको पनकी ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा। क्या होगा, कानपुर में पनकी ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा। और क्या होगा, कानपुर में अगर हम लोग बात करें तो कानपुर में आपको चीनी या शर्करा अनुसंधान संस्थान और साथ ही साथ दलहन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों आपको कहाँ पर, ये दोनों आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। लखनऊ में आपको क्या होगा, तो लखनऊ में मेरे भैया आपको गन्ना अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। लखनऊ में क्या देखने को मिलेगा, लखनऊ में आपको गन्ना देखने को मिलेगा और कानपुर में आपको चीनी और दलहन अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो गाजियाबाद हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति किस जनपद में पाई जाती है। सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भैया। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए सेशन लाया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को इस सेशन में कराने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है मेरे भैया, अगस्त में आपके UPP के एग्जाम होने की प्रबल संभावना है, तो उन्हीं को ध्यान में रख करके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रैक्टिस सेशन लाए जा रहे हैं। सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। जो लोग पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग भोक्सा जनजाति की बात करते हैं तो भोक्सा जनजाति आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यह हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, बिजनौर और आगरा में। ठीक है, कहां पर, तो भोक्सा जनजाति जो है ये आपको बिजनौर और आगरा में देखने को मिलेगी। अच्छा, बिजनौर के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा। बिजनौर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिजनौर के संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि बिजनौर से ही गंगा नदी क्या करती है, गंगा नदी UP में प्रवेश करती है। ठीक है, क्या करती है, तो गंगा नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गंगा नदी जो है ये बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ पर आपको जैव प्रौद्योगिकी पार्क देखने को मिलेगा। तीसरे प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। देखो, गोरखपुर में अगर हम लोग बात करें तो गोरखपुर में अभी टेराकोटा को GI टैग दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो गोरखपुर में टेराकोटा GI टैग कहाँ पे मिला है, गोरखपुर में। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में पहला एक्वा पार्क आपसे पूछ ले तो क्या होगा, तो गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में पहला एक्वा पार्क है ना, पहला एक्वा पार्क अगर आपसे पूछ ले, पहला एक्वा पार्क पूछ ले तो कहाँ पर, तो गोरखपुर में। वाराणसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो वाराणसी में आपको पता है नमो घाट का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से गंगा विलास दुनिया की
सबसे लंबी गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है कहाँ से? वाराणसी से। स्वर वेद मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वर वेद मंदिर का जो उद्घाटन है, स्वर वेद मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका उद्घाटन भी कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। ठीक है, लखनऊ अगर हम लोग बात करते हैं तो लखनऊ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा की अगर हम लोग बात करें तो आगरा में आपको पता है कैलाश मेला लगता है। ठीक है, कौन सा? कैलाश मेला लगता है। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। ठीक है, कौन सा? बटेश्वर मेला लगता है। आगरा में अगर हम लोग बात करेंगे क्या होता है? ताज महोत्सव होता है। ठीक है, क्या होता है? आगरा में ताज महोत्सव होता है। आगरा में कैलाश मेला लगता है, बटेश्वर मेला लगता है, ताज महोत्सव होता है आगरा में। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सुलह-ए-कुल मेला, सुलह-ए-कुल महोत्सव जो है, सुलह-ए-कुल मेला जो है ये भी आपका आगरा में लगता है। आगरा को पेठा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी? पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है आगरा को। ठीक है, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? देखो, जौनपुर शहर जो है ये गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, क्या है? गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। जौनपुर शहर की स्थापना, देखो मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रारंभिक नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जौना खां है, और इन्हीं जौना खां की क्या होगा? इन्हीं की याद में, इन्हीं की जौना खां की याद में मोहम्मद बिन तुगलक जिनका प्रारंभिक नाम जौना खां है, इन्हीं की याद में जौनपुर शहर की स्थापना होगी। किसके द्वारा होगी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा होगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना होगी। 1504 में अगर हम लोग बात करें तो सिकंदर लोदी ने, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। किसकी? आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? चलिए बताइएगा। तो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर ब्रिटिश संसद में क्या किया गया है? तो ब्रिटिश संसद में मुकदमा चलाया गया। तो जॉन सोर होगा, कार्ल क्लाइव होगा, जनरल डायर होगा, या फिर वारेन हेस्टिंग्स होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। सेशन को एक बार आप लोग क्या करेंगे? सेशन को एक बार आप लोग लाइक करेंगे। सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार हैं वो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सेशन को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको इस क्लास का PDF मिलेगा, और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा, सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग्स आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? बताइएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो स्थापना इसकी होगी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें तो स्थापना होगी 1784 में। और किसने किया है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया है, विल्किंस ने किया है, मैक्समूलर ने किया है, या फिर विलियम जोन्स ने किया है। छठवें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होगी। अगर हम लोग बात करें भारत में जो पहला समाचार पत्र है, तो पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है बंगाल गजट। ठीक है, भारत में जो पहला समाचार पत्र है वो है बंगाल गजट, और वो किसके द्वारा? तो वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा निकाला जाता था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा संपादित किया जाता था भारत का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम क्या है? बंगाल गजट है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की, सातवें प्रश्न का। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र। अब भारतीयों के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो हिंदू पैट्रियाट होगा, द हिंदू होगा, यंग इंडिया होगा, या फिर नेटिव ओपिनियन हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हिंदू पैट्रियाट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? तो हिंदू पैट्रियाट है। और इसका संपादन कौन करते थे? तो इसका संपादन करते थे गिरीश चंद्र घोष करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो गिरीश चंद्र घोष जो है ये हिंदू पैट्रियाट नामक
समाचार पत्र का संपादन करते थे और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है भारतीयों के द्वारा। हिंदू पैट्रियट ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यंग इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो गांधी जी है ना, गांधी जी है। यंग इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गांधी जी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले ये जो हिंदू पैट्रियट है इसका संपादन कब हो रहा था, तो 1853 में हो रहा था। ठीक है, कब हो रहा था, तो 1853 में हिंदू पैट्रियट का संपादन हो रहा था। ठीक है, तो ये बात भी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। बहुत ही आसान प्रश्न। अगर भारत में, अगर आपसे क्या कर ले, अगर उत्तर प्रदेश का आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप आंसर क्या करोगे, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। अगर पहले नंबर पर पूछा जाए तो आप आंसर करोगे राजस्थान, आप आंसर क्या करोगे, राजस्थान करोगे। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, मध्य प्रदेश करोगे। तीसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए, तीसरे नंबर पर आप क्या करोगे, महाराष्ट्र करोगे। और चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, चौथे नंबर पर आप क्या करोगे, तो यूपी करोगे, चौथे नंबर पर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूछ ले, क्या कर ले, जनसंख्या घनत्व पूछ ले, तो आप क्या करोगे, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर आपसे लिंगानुपात पूछ ले, सेक्स रेशियो पूछ ले, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ ले, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे 912 है। ठीक है, कितना है उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, 912 है। जनसंख्या घनत्व 829, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के मैप की बात करते हैं मेरे भैया, है ना, तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश का मैप बनेगा। ठीक है, इस तरीके से उत्तर प्रदेश का मैप बनता है। ये जो जिला है तो ये कौन सा है, तो ये सोनभद्र है। ठीक है मेरे भैया, ये कौन सा जिला है, तो अगर हम लोग बात करते हैं, चलो गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो जिला है ये कौन सा है, तो ये सोनभद्र है, सोनभद्र जिला है। और ये क्या होगा, तो ये सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो इधर किसके साथ, तो इधर बिहार के साथ। इधर अगर हम लोग बात करेंगे किसके साथ, झारखंड के साथ। इधर अगर हम लोग बात करेंगे किसके, छत्तीसगढ़ के साथ। इधर अगर हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के साथ। तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश का जो ये जिला है। ठीक है, कौन सा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का जो ये जिला है सोनभद्र, ये सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी मेरे भैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लखीमपुर खीरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। लखीमपुर खीरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। गोरखपुर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। ठीक है, क्या है, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। संत रविदास नगर की अगर हम लोग बात करेंगे तो भदोही जिला जो है, जो बनारस के पास भदोही जिला है, तो इसी का नाम संत रविदास नगर किया गया है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, गोरखपुर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। आसान प्रश्न है। अब की बार आपने यूपीपी का पेपर भी देखा होगा, है ना, जो यूपीपी का 2024 का जो पेपर हुआ है, तो पेपर बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। ऐसे जो प्रश्न आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको 2024 वाले एग्जाम में देखने को मिले थे। ये बात और है कि पेपर आउट हो गया, तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, अब री एग्ज़ाम होगा। और ये री एग्ज़ाम कब होगा मेरे भैया, तो ये री एग्ज़ाम आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। ठीक है, यूपीपी का जो री एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से आपको इसी तरीके के प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये क्या हो जाएगा, ये बारहसिंघा हो जाएगा। पुष्प की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुष्प क्या हो जाएगा, तो पुष्प पलाश या टेसू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पलाश या टेसू हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष क्या हो जाएगा, वृक्ष अशोक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वृक्ष की बात करेंगे अशोक हो जाएगा। राजकीय चिन्ह की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो एक वृत्त होगा। एक वृत्त में क्या होगा, तो एक वृत्त में आपको पता है कि एक वृत्त में 2 तीर होगा, है ना, मछली, धनुष, ये सब क्या हो गए, तो ये उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। बताइएगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। तो उत्तर जो आपसे पूछा जा रहा है, भारत का संविधान का जो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो देखो तैयार कब होगा मेरे भैया, तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। और तैयार हो गया था तभी तो 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया जाएगा।
अगर एक बात बताओ, अगर तैयार ही न हुआ होता तो संविधान को अंगीकृत कैसे करते, अधिनियमित कैसे करते? इसका मतलब है कि संविधान तैयार हो गया था, तभी संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मसमर्पित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया, और 26 नवंबर को किया गया है, इसीलिए तो 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं? तो 2015 से मनाते हैं। 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 12वें प्रश्न का आंसर करेंगे। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, बताइएगा। हूणों की अगर हम लोग बात करेंगे तो हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था, बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में किया था, कुमारगुप्त के समय में किया था, स्कंदगुप्त के समय में किया था, या बुद्धगुप्त के समय में किया था? हूणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के समय में। ठीक है, क्या होगा? स्कंदगुप्त के समय में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, और हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये क्या करते हैं, ये शक्रादित्य की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो शक्रादित्य की उपाधि धारण करते हैं। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त जो हैं ये हूणों को पराजित करेंगे, और हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक्रादित्य की उपाधि धारण करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था, और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है ये सकारी की उपाधि धारण करते हैं। क्या करते हैं? विक्रमादित्य और सकारी की उपाधि धारण करते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, बताइएगा। कौन सा स्थल है जहाँ पर आपको बौद्ध, साथ ही साथ हिंदू और साथ ही साथ जैन गुफाएं देखने को मिलती हैं? 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या फिर नासिक, कहाँ पर आपको बौद्ध, हिंदू, जैन सभी तरह की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? एलोरा कहाँ पर है ये गुफा? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर मेरे भैया? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एलोरा महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर आपको ये तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं देखने को मिलेंगी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा एक उत्कृष्ट उदाहरण है, किस काल की? भगवान शंकर की आपने नृत्य करती हुई प्रतिमा देखी होगी, नटराज की प्रतिमा। और ये नटराज की प्रतिमा आपसे पूछ रहा है कि ये जो नटराज की प्रतिमा है तो ये किस काल की है? चोल काल की है, गुप्त काल की है, गांधार कला की है, या फिर मौर्य काल की है? 14वें प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को अभी तक अगर अपने लोगों ने लाइक नहीं किया, सेशन को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको चैट बॉक्स में क्या होगा, टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो उसके माध्यम से आप क्या करें, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर आपको इस क्लास की PDF और इससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जल्दी करें और बताइएगा क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति की जो प्रतिमा है ये किस काल की है? तो ये चोल काल की है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे। किसे अकबर ने स्वयं मारा था, बताइएगा। कौन है जिसकी हत्या अकबर ने स्वयं की थी? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। देखो अकबर का जो पहला अभियान अगर आपसे पूछा जाए, अकबर का पहला अभियान किसके खिलाफ था? तो पहला अभियान जो होगा ये मालवा के खिलाफ होगा। ठीक है, क्या होगा? पहला अभियान 1561 में किया जाएगा। किसके खिलाफ? मालवा के खिलाफ किया जाएगा। और मालवा का राजा कौन था? तो बाज बहादुर था। ठीक है, कौन था? तो मालवा का राजा बाज बहादुर था। अकबर ने पहला अभियान 1561 में किया है, मालवा के खिलाफ किया। मालवा का राजा कौन था? बाज बहादुर था। और मालवा को जीतने के लिए किसको भेजा जाएगा? मालवा को जीतने के लिए भेजा जाता है अधम खां को। लेकिन अधम खां क्या करेगा? अधम खां मालवा को जीतता है, वहाँ से बहुत सारी संपत्ति को लूटता है, और फिर क्या करेगा? और फिर वो सारी संपत्ति अपने पास रख लेता है, और मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ क्या करता है? बगावत का प्रयास करता है, जिसके कारण क्या होता है? अकबर ने उसे स्वयं अपने हाथों से मृत्यु दंड दिया। अधम खां को क्या करता है? उसको मृत्यु दंड देता है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं अधम खां की माता थी कौन? महामंगा। महामंगा का आपने नाम सुना होगा, जोधा अकबर सीरियल में भी आपने देखा होगा महामंगा। तो महामंगा का ही बेटा अधम खां था। जब महामंगा को पता चलता है कि अधम खां की मृत्यु हो गई है तो उसी शोक में क्या होता है? महामंगा की भी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया है? देखो अगर आपसे कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार को किसकी याद में बनवाया गया है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। किसकी याद में? तो कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन क्या हो जाएगा, बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, किसकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या होगा, कुतुब मीनार का निर्माण कराया जाएगा। कौन शुरू कराता है, तो शुरू अगर हम लोग बात करेंगे तो शुरू कराएगा कौन, ऐबक कराता है। ठीक है, शुरू कौन कराएगा, ऐबक पूरा शुरू कराता है। इसको पूरा कौन कराएगा, पूरा कराने की बात करें तो पूरा कराएगा कौन, इल्तुतमिश कराता है। ठीक है, कौन कराएगा, इल्तुतमिश कराएगा। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में बिजली गिरने की वजह से क्या होता है, जो कुतुब मीनार का ऊपरी वाला जो ढांचा है तो वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है, ठीक है, कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल जो बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, उस 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया है, तो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया है फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, फिरोज शाह तुगलक है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इससे संबंधित नहीं है। तो 16वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 17वें प्रश्न का आंसर करेंगे, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला कहाँ नहीं बनवाई है, बताइएगा। तो जयपुर के राजा है महाराजा, ठीक है, सवाई जय सिंह, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कराया है। अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने कुल कितनी, तो कुल इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनवाई थी। कितनी, कुल 5 वेधशालाएँ बनवाई थी। ठीक है, 5 वेधशालाएँ बनवाई थी। कहाँ कहाँ पर बनवाई थी, अगर ये बात करें तो कहाँ कहाँ पर बनवाई थी, तो देखो मथुरा में बनवाई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कहाँ पर, तो उज्जैन में बनवाई थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जयपुर में बनवाई थी, जयपुर में, फिर वाराणसी में, और अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो और नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर, तो और नई दिल्ली में। ठीक है, तो जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह जो है इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनवाई थी। कहाँ पर, मथुरा में, उज्जैन में, जयपुर में, वाराणसी में और नई दिल्ली में। कहाँ पर नहीं बनवाई है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इलाहाबाद में। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, बताइएगा। कौन सा एक ऐसा उद्योग है जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, तो चाय होगा, लौह एवं इस्पात होगा, जूट होगा या फिर चीनी हो जाएगा। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है वो चाय। आपको पता है भारत की जो चाय है वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, और भारत की चाय जो है ये क्या होगा, ये सबसे अधिक विदेशी मुद्रा को कमाता है। ठीक है भाई बात। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पर जितने लोग आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं, जरा मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है। तो बेतवा नदी पर, रिहंद नदी पर, केन नदी पर या फिर टोंस नदी पर। देखो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहे या फिर आपसे माता टीला बांध कहे, ठीक है, क्या कहे, या फिर आपसे माता टीला बांध कहे या फिर आपसे राजघाट कहे, ठीक है, क्या कहे, राजघाट कहे या फिर आपसे पारिच्छा बांध कहे, ठीक है, कुछ भी कहे, इनमें से कोई भी नाम लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, क्या क्या पूछा जाए, तो आपसे माता टीला बांध पूछा जाए, क्या किया जाए, माता टीला बांध पूछा जाए, आपसे राजघाट बांध पूछा जाए, आपसे पारिच्छा बांध पूछा जाए, आपसे रानी लक्ष्मीबाई बांध पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या करोगे, बेतवा नदी करोगे। और ये बेतवा किसकी सहायक है, तो आपको पता होना चाहिए यमुना की सहायक है। बेतवा नदी किसकी सहायक है, तो यमुना की सहायक नदी, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। वैश्विक तापमान के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है। आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है ना, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं। जो ग्रीन हाउस गैस होती है ये भी वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी होती हैं। आप कौन कौन सी हैं गैस आंसर करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप आंसर करते हो। इसके अलावा आप क्या आंसर करते हो, तो इसके अलावा आप नाइट्रस ऑक्साइड आंसर करते हो। क्या करते हो, नाइट्रस ऑक्साइड आप आंसर करते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, क्या मीथेन आप आंसर करते हो, क्या मीथेन आंसर करते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मीथेन के अलावा और आप क्या आंसर करोगे, तो आप ओजोन कहते हो। ठीक है, क्या करोगे, ओजोन आंसर करोगे। जलवाष्प आंसर करोगे, क्या करोगे, जलवाष्प आप आंसर करोगे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। अब ऑप्शन देख करके अंदाजा लगा लो भैया क्या होगा, तो आपको देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आपको दिख रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे,
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 21वें प्रश्न का जल्दी से आंसर कर देंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, नैनीताल, सोलून या फिर देहरादून? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है आपको पता है ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो देहरादून में है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी। जितने लोग आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की तरफ। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइएगा कौन सा राज्य है जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वनों के द्वारा आच्छादित है? बताइएगा। देखो सबसे अधिक अगर आपसे क्या कर ले, सबसे अधिक आपसे वन क्षेत्रफल पूछा जाए तो वन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप आंसर करोगे मध्य प्रदेश करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप? आंसर करोगे मध्य प्रदेश आंसर करोगे। लेकिन अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे 1% पूछ लिया जाए, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करना मेरे भैया। तो अगर आपसे 1% पूछा जाए तो 1% आप क्या करोगे? मिजोरम करोगे। ठीक है, क्या करोगे? मिजोरम। सबसे अधिक 1% कहाँ पर? तो मिजोरम में। लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिजोरम नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिजोरम नहीं दिख रहा है। तब फिर बताइए आप आंसर क्या करोगे? मिजोरम नहीं है तब आप आंसर क्या करोगे? अरुणाचल प्रदेश करोगे, मध्य प्रदेश करोगे, केरल करोगे या फिर पश्चिम बंगाल करोगे? क्या करोगे? तो अरुणाचल प्रदेश करोगे। देखो प्रतिशत की बात हो रही मेरे भैया, मध्य प्रदेश नहीं होगा। क्यों मध्य प्रदेश नहीं होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश तो क्षेत्रफल में आगे है, आपसे प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत में सबसे आगे कौन है? मिजोरम है, और मिजोरम ऑप्शन नहीं होगा तो आप अरुणाचल प्रदेश करोगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23वें प्रश्न का आंसर करना। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? माउंट किलिमंजारो की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, क्या है? ये एक मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो की बात करेंगे तो ये एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। अफ्रीका का क्या हो जाएगा? तो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा। और क्या है? और मृत ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? 23वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजानिया में। ठीक है, कहाँ पर? तो तंजानिया में आपको देखने को मिलेगा किलिमंजारो, जो कि एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है। 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। बताइएगा इनुइट लोग कहाँ नहीं मिलते हैं? नहीं आपको बताना है कहाँ नहीं मिलते हैं, इनुइट लोग कहाँ नहीं मिलते हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो इनुइट लोगों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये आपको साइबेरिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो ये आपको साइबेरिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन। क्या आंसर होगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। इनुइट लोग कहाँ नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको स्वीडन में नहीं देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? तो अगर हम लोग बात करेंगे ये हमारी पृथ्वी है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ये एकदम ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अलास्का आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड आपका इधर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग कनाडा की बात करेंगे, कनाडा भी आपका यहीं पर हो जाएगा। तो ये ठीक है, स्वीडन की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वीडन आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, है ना, तो स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यहाँ से प्रश्न बन चुका है। वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन होता है? और अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल का जो पीलापन है, ठीक है, ताजमहल का जो पीलापन है तो वो भी किसके कारण है? ताजमहल का पीलापन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो ताजमहल का पीलापन है तो वो भी किसके कारण है? तो वो भी अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वो भी अम्लीय वर्षा के कारण होता है। और ठीक है, क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, दुनिया में पहली बार, विश्व में पहली बार, फर्स्ट टाइम अम्लीय वर्षा कहाँ पर हुई थी? पहली बार अगर हम लोग बात करेंगे तो एसिड रेन, पहली बार अम्लीय वर्षा कहाँ पर देखने को मिली थी? अम्लीय वर्षा विश्व में पहली बार किस देश में देखने को मिली थी? एसिड रेन किस देश में देखने को मिली थी? 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बताइएगा विद्युत बल्ब। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है तो आप आंसर क्या करोगे? आप एडिसन करोगे। ठीक है, कौन करोगे? तो एडिसन करोगे। एडिसन ने क्या किया है? विद्युत बल्ब की खोज की है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वायु होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं
चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी, तो आर्गन गैस होती है, ठीक है, कौन सी, तो आर्गन गैस होती है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत बल्ब के अंदर क्या होगा, आर्गन गैस होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें विद्युत बल्ब की बात करते हैं, तो बल्ब को आपने ध्यान से देखा होगा, है ना मेरे भैया, क्या किया होगा, बल्ब को आपने ध्यान से देखा होगा। तो विद्युत बल्ब में आपने देखा होगा कि जो फिलामेंट होता है ना, इस तरीके से फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट होता है। तो जो ये फिलामेंट बना होता है तो ये किसका होता है, तो ये टंगस्टन धातु का होता है, ठीक है, किसका होता है, तो टंगस्टन धातु का होता है। जो फिलामेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो टंगस्टन धातु का होता है। तो ये भी बात याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय दाब को मापने का कौन सा यंत्र है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। देखो हाइड्रोमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व, है ना, द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होगा, ठीक है, द्रव का आपेक्षिक क्या होगा, द्रव का आपेक्षिक जो घनत्व है वो किससे मापते हैं, वो हाइड्रोमीटर से मापते हैं, ठीक है, किससे, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कि किसकी, मैनोमीटर की बात करेंगे तो इससे क्या करते हैं, तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गैसों का जो दाब है ना, गैसों का जो दाब है वो किससे मापते हैं, तो वो मैनोमीटर से मापते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अगर हम लोग वायुमंडलीय दाब की बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भैया क्या, ये हो जाएगा बैरोमीटर से मापते हैं। अगर हाइग्रोमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर से क्या होता है, तो वायु की जो जल वाष्प होती है ना, जो आर्द्रता होती है, जल वाष्प जो आर्द्रता होती है जल में, है ना, वायु में जो जल वाष्प, वायु में जो जल वाष्प आर्द्रता होती है तो उसकी माप किससे की जाती है, हाइग्रोमीटर से की जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, क्या करेक्ट आंसर होगा, चलो जल्दी से आंसर करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया भाई, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया। जो लोग बाद में जुड़े हैं लाइक और शेयर कर दिएगा, जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का ग्रुप जो है, टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो उसके माध्यम से आप करिएगा, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा जहाँ पर आपको सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है। तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण की अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा, न्यूटन हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, न्यूटन के आपने प्रथम द्वितीय तृतीय नियम पढ़े होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है, बताइएगा रबी फसल की बुआई कब होती है। 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे। अच्छा अगर आपसे क्या कर ले, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि रबी की कौन कौन सी फसल है तो क्या आंसर करोगे, तो गेहूं हो गया, ठीक है, क्या करोगे, तो गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, गेहूं, मटर, चना, सरसों, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपकी रबी की फसल हो जाएंगी, ठीक है मेरे भैया। बुआई का अगर आपसे रबी का समय पूछा जाए तो बुआई का समय क्या होगा, 29वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर में क्या होता है, बुआई होती है, ठीक है। कटाई की बात करेंगे, अगर कटाई कब होती है तो कटाई जो होगी वो होती है फरवरी से अप्रैल के बीच में, ठीक है। कब से, तो फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में कटाई होती है, बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। रबी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, गेहूँ है, मटर है, चना है, सरसों है, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 30वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, बताइएगा। 30वें प्रश्न का आंसर करना है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, पीतल बताइएगा क्या हो जाएगा, पीतल। तो पीतल जो है मेरे भैया ये एक मिश्र धातु है, ठीक है। क्या है, तो पीतल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल में कौन कौन सी धातु होती हैं, तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीतल, तांबा और जस्ता एक मिश्र धातु है पीतल, ठीक है। इसी तरीके से अगर कांसा पूछ ले तो कांसा भी क्या है, तो ये भी एक मिश्र धातु है। और कांसा में क्या होगा, तो कांसा में तांबा और टिन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तांबा और टिन हो जाएगा, ठीक है। तांबा और टिन मिल करके क्या करते हैं, तो तांबा और टिन मिल करके कांसा बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक साक्षर राज्य पूछ रहा है। सबसे कम साक्षर अगर आपसे पूछे तो सबसे कम साक्षर आपको पता है कौन हो सकता है, तो बिहार है। सबसे कम साक्षर जो है राज्य कौन सा है, तो बिहार है। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, तो ये केरल में है, ठीक है। कहाँ पर है, केरल में है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे 32वें प्रश्न की बात करेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन है? देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होगी। अगर पुरुषों में पूछा जाए तो पुरुषों में किसको दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को पुरुषों में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। महिलाओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो महिलाओं में किसको दिया गया? तो आशा पूर्णा देवी को दिया गया। ठीक है, किसको? आशा पूर्णा देवी को दिया गया। ठीक है, अगर हिंदी भाषा में अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी भाषा में पहली बार किसको दिया गया? तो पहली बार किस पुरुष को दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है पुरुषों में। अगर महिलाओं में बात करेंगे तो किसको दिया गया? तो महिलाओं में महादेवी वर्मा को दिया गया। ठीक है, किसको? महादेवी वर्मा को दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए दिया गया। महादेवी वर्मा को किसके लिए? तो यामा के लिए दिया गया है। क्या हो जाएगा? तो पहली महिला आपसे पूछ रहा है, पहली महिला आपसे आशा पूर्णा देवी हो जाएंगी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हिंदी में पूछता तो आप महादेवी वर्मा आंसर करते। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्व भारत में है? बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग अपने प्यारे भारत की बात करेंगे तो देखो ये हमारा प्यारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है किसका उद्गम पूर्व भारत। पूर्व भारत का मतलब इस वाले क्षेत्र में, तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे मेरे भैया। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। किस नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्व भारत में हुआ है? चलिए 33वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कथकली की अगर हम लोग बात करते हैं तो कथकली कहाँ पर है? तो केरल में है। कथकली कहाँ पर है? केरल में, यहाँ पर। तो ये तो पूर्व भारत होगा नहीं। कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये तो होगा नहीं। भरतनाट्यम की अगर हम लोग बात करेंगे ये कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पर? यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मणिपुरी है ना। पूर्वोत्तर भारत में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो मणिपुरी थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे। जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? बताइएगा। जेरूसलम अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? जेरूसलम किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पारसियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मुस्लिमों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं जेरूसलम तो देखो ये ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, मुस्लिमों के लिए महत्वपूर्ण है, यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण है, पारसियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगर हम लोग जेरूसलम की बात करेंगे तो जेरूसलम किसकी राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी है। कहाँ की? इजराइल की राजधानी है। इजराइल की अगर आप प्रधानमंत्री आपसे पूछ ले तो प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। ठीक है, कौन होंगे? बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। ठीक है, नेतन्याहू हो जाएंगे। अभी इजराइल और क्या होगा? इजराइल और फिलिस्तीन में आपको पता है कि युद्ध चल रहा था, है ना। फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा था। फिलिस्तीन का आतंकी संगठन अगर आपसे पूछ ले कि फिलिस्तीन का आतंकी संगठन कौन सा है, तो फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन वो होगा वो कौन सा होगा? तो वो हमास होगा। ठीक है, कौन होगा? आतंकी संगठन हमास होगा। और इन लोगों के युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो ये भी एक बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 35वें प्रश्न का आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड किस जनपद में स्थित है? बताइएगा। अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का धनौरी जो ये आर्द्र भूमि स्थल है, वेटलैंड है, तो ये किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो गाजियाबाद, आगरा, गौतम बुद्ध नगर या फिर मथुरा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं धनौरी वेटलैंड की बात करते हैं तो ये कहाँ पर? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपको जो साक्षरता देखने को मिलेगी वो कहाँ पर? वो गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगी। सबसे कम साक्षरता की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम साक्षरता जो है वो आपको कहाँ पर? तो वो जो है ना, सबसे कम साक्षरता अगर आप बात करेंगे तो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो श्रावस्ती में देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे। मिस इंडिया यूएसए के खिताब से 11 दिसंबर 2023 को किसे सम्मानित किया गया? 36वें प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो मिस इंडिया यूएसए के खिताब से क्या किया गया है? तो 11 दिसंबर 2023 को सम्मानित किया गया है। और कौन होंगी? तो सिमोन नूराली होंगी, उर्वशी सिंह होंगी, रिजुल मैनी होंगी या फिर
समायरा होंगी। 36वें प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है और ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा है, इनका नाम क्या है, इनका नाम होगा रिजुल मैनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिजुल मैनी हो जाएगा और इनको 11 दिसंबर 2023 को मिस इंडिया यूएसए से सम्मानित किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे, किस देश के द्वारा 24 नवंबर 2023 को भारत में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की गई है। 37वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो देखिए करंट अफेयर के प्रश्न है और लगभग 1 साल के पुराने करंट अफेयर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगस्त 2024 में आपका पेपर हो रहा है, तो 1 साल जो है पहले के 1 साल, कम से कम 1 साल के करंट अफेयर 2023 तक के करंट अफेयर तो आपको पढ़ने ही चाहिए। तो बताइएगा किस देश के द्वारा क्या होगा 24 नवंबर 2023 को भारत में अपने दूतावास को स्थायी तौर पर हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा कर दी गई है। पाकिस्तान के द्वारा, चीन के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा या अफगानिस्तान के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान के द्वारा। किसके द्वारा, तो अफगानिस्तान। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन के द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से सम्मानित किया गया है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के खिताब से सम्मानित किया गया है। माड़ा, परागपुर, धोर्डो या फिर किला रायपुर। 38वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कर देंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, धोर्डो गांव हो जाएगा। और ये धोर्डो गांव कहाँ पर आपका पड़ेगा, तो ये गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो धोर्डो गांव की बात करेंगे तो गुजरात में। और इसको क्या किया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार समारोह से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करीब। ठीक है, और अभी तक आप लोगों की रेगुलर क्लास नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब रेगुलर क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, आपको रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो सेशन को शेयर जरूर करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।